ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए हमारी फिटर थ्योरी क्लासेस चल रही थी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, उसका पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। और जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा उसका पीडीएफ प्लस टेस्ट आप कहाँ बिल्कुल आसानी से फ्री में दे सकते हो, या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या टेस्ट दे सकते हो, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे विजिट करना है www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना, मेन होम पेज पे आपको यही दिखाई देगा। देखिए पहला टैब यहाँ बना होगा निमी मॉक टेस्ट, इस पे क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। निमी क्वेश्चन पीडीएफ, यहाँ पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीटी एग्जाम पेपर, यहाँ क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में आप सर्च करोगे ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे आप ना गूगल में, पहली वेबसाइट में जाएगी globaliti.org के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बस आप स्लाइड कर लीजिए, आपको यहाँ मिल जाएगा आईटीआई निमी मॉक टेस्ट, आईटीआई निमी क्वेश्चन पीडीएफ। ठीक है, जो भी आपको नॉर्मल पीडीएफ डाउनलोड करना है, यहाँ क्लिक कर लीजिए पीडीएफ वाले पे, नीचे को स्लाइड कीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा फिटर थ्योरी पीडीएफ प्लस टेस्ट। यहाँ इलेक्ट्रिशियन है, फिटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। आप फिटर के फिटर थ्योरी प्लस पीडीएफ पे टेस्ट पे क्लिक कीजिए, ऐसा कुछ आता है, बंद करे पे क्लिक कीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए। देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर गया, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे नया टैब ओपन होगा, नीचे को स्लाइड करेंगे और देखिए यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ पार्ट 1 से पार्ट 10 तक। किसी पर भी क्लिक करेंगे आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। या फिर आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीबीटी एग्जाम के पेपर है वो यहाँ पर है, यहाँ पर क्लिक करके सीबीटी एग्जाम वाला पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों यहीं पर है। आप जैसे ये पार्ट डाउनलोड करना, मैंने क्लिक किया, देखिए डाउनलोड हो गया। सबसे अच्छी बात, इसे जूम करके देखेंगे तो क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका आंसर दिया हुआ है, जिससे आपको मोबाइल फोन वगैरह में देखने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये पीडीएफ डाउनलोड करने की बात होगी। आप टेस्ट कैसे दे सकते हो, तो टेस्ट के लिए भी आपको मेन होम पेज पे आना है। जैसे नीचे को स्लाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आईटीआई निमी मॉक टेस्ट, सबसे पहला ही टैब था ना, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे नया टैब ओपन होगा, नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। आप फर्स्ट ईयर के फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक किया आपने, नीचे को स्लाइड कीजिए, ये देखिए फिटर थ्योरी टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, जिसको भी देना है स्टार्ट पे क्लिक करके टिक कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट टिक किया, नेक्स्ट टिक किया, नेक्स्ट। इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप टेस्ट दे सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। जो यह वाइस है इसका नाम पूछ रहा है हमसे ना, और यार एक सेकंड दीजिएगा। चलिए ठीक है, यह जो आपके सामने वाइस है ना, इसका नाम हमसे पूछ रहा है कि यह वाइस कौन सी है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह जो वाइस है हमारी देखने में सिंपल बेंच वाइस की तरह दिख रही है, लेकिन यह बेंच वाइस नहीं है। यह कौन सी वाइस है, तो आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे एक पतली पिन लगी हुई है, पिन टाइप के। इसको ये क्या कहते हैं, क्विक रिलीजिंग लीवर बोलते हैं। ये हमारा लीवर लगा होता है, क्विक रिलीजिंग लीवर लगा होता है, लीवर, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको दबाने पे हमारा क्या होता है, इसके अंदर हाफ नट होता है। दरअसल जो स्पिंडल होता है ना, हाफ नट के अंदर घूमता है। हाफ नट मतलब वो 2 भागों में बना होता है। जैसे ही हम लोग यहाँ क्विक रिलीजिंग पिन को प्रेस करते हैं, वो नट 2 भागों में खुल जाता है। फिर हमें इस वाइस को ओपन या क्लोज करने के लिए, इसके जबड़े को खोलने या बंद करने के लिए हमें हैंडल को घुमाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे खींचोगे वो वाइस खुल जाएगी, या सीधे ढकेलोगे वो बंद हो जाएगी। फिर जब हमारा जॉब के बीच चिपक जाएगा, उसके बाद हम लोग पिन को प्रेस करके लॉक, जो अंदर हाफ नट है उसको लॉक कर देते हैं। अब नट हमारा नॉर्मल हो जाता है। अब हम लोग हैंडल को घुमा करके थोड़ा सा उसको टाइट कर लेते हैं। तो इसलिए इसको क्विक रिलीजिंग लीवर यहाँ बोला जाता है। क्विक रिलीजिंग वाइस इसलिए कहते हैं कि बाकी जैसे हमारी जो नॉर्मल बेंच वाइस है, ये देखिए यहाँ पर जो है नॉर्मल बेंच वाइस है, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका जबड़ा ज्यादा खुला हुआ है, आपकी जॉब छोटी सी है, इसको टाइट करना, तो आप पूरा हैंडल को धीरे धीरे घुमाएंगे तो धीरे धीरे जबड़ा बंद होगा। फिर मान लीजिए आपको जॉब को खोलना है, तो आप हैंडल को घुमाएंगे, धीरे धीरे वो पूरा खुलेगा, तब जाकर के वाइस पीछे होगी तो आपका जॉब बाहर निकलेगा। लेकिन क्विक रिलीजिंग वाइस में यह समय बच जाता है, इसमें टाइम की काफी बचत होती है। आपको जॉब को पकड़ना है, जबड़ा ज्यादा खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्विक रिलीजिंग लीवर को क्लिक करेंगे, जैसे इसको दबाएंगे, हाफ नट 2 भागों में खुल गया। अब हमें हैंडल घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधे आगे पीछे खींच करके इसको हम पीछे खींच सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो हम लोग सीधे इसको धक्का देकर जॉब में चिपका करके फिर इसको लॉक करके घुमा लेंगे। तो ये काफी आसान हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विक रिलीजिंग वाइस कहते हैं। ऑप्शन डी। बात को ध्यान दीजिएगा, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यह बेंच वाइस है, यह भी हमारा देखिए क्या है, फिक्स जॉ है, मूवेबल जॉ है, हैंडल है, स्पिंडल है, सॉरी स्पिंडल है, और ये हमारा हैंडल है जिसको पकड़ के घुमाएंगे हैंडल, और ये स्पिंडल। ठीक है, इसके जा की चौड़ाई जो होती है यहाँ से यहाँ तक होती है, और इसी से वाइस की साइज दिया जाता है। कई बार पूछता है कि बेंच वाइस का साइज किससे लिया जाता है, इसकी जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। आई बात समझ में।
तो हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें जो है कोई भी ऐसा लीवर वगैरह नहीं लगा हुआ है, जबकि इसमें क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक लीवर लगा हुआ है। तो ये दोनों का पहचान है। कभी ऐसे वॉइस आ गया, आप देखते ही ऑप्शन खुद से जाओगे, क्या यार ये तो बेंच वॉइस है, बेंच वॉइस मार करके आगे बढ़ जाओगे, आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो हमें उसमें ध्यान देना है, कोई भी वॉइस आएगा, बेंच वॉइस आए, पहले ध्यान से देख लीजिएगा कहीं उसमें कोई लीवर तो नहीं दिया हुआ है। अगर लीवर है तो वह क्विक रिलीजिंग वॉइस होगी, अगर लीवर नहीं है, बिल्कुल ऐसे सिंपल है, तब वह बेंच वॉइस होगी। ठीक है। हैंड वाइज क्या होता है भाई, तो ये हमारा हैंड वाइज होता है। इसमें कई बार इसकी लंबाई पूछता है ना, तो इसकी लंबाई जो होती है जा से लेकर के, ये इसका रिविट या पिवट होता है, पिवट के सेंटर से लेते हैं, जा से रिविट या पिवट के सेंटर तक ये जो सीधी दूरी जो होती है ना, यही हमारी क्या होती है, हैंड वाइज की लंबाई होती है। जनरली 125 से 150 mm होता है। कितना होता है भाई, 125 से 1.5 mm, 150 mm, सॉरी 1.5 mm नहीं 150। और इसकी जा की जो चौड़ाई रहती है जनरली वो 40 से 44 mm रहती है। ठीक है। और इसमें यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ पे हमारा विंग नट होता है। तो विंग नट यहाँ पे लगा होता है, जिसकी मदद से इसको टाइट या लूज करते हैं। हैंड वाइज हम हाथ में लेकर के यूज करते हैं, इसलिए हैंड वाइज कहते हैं। इसकी मदद से हम लोग छोटी जॉब, मतलब रिविट हो गया, कील हो गया, ऐसे जॉब को पकड़ना हो तब हम लोग इसका यूज करते हैं ना। रिविट, कील हो गया, छोटे जॉब को पकड़ने के लिए हैंड वाइज का यूज करते हैं। या फिर कोई पतली चादर में हमें ड्रिल करना है, तो अगर बेंच वाइज पे पकड़ेंगे तो दबाएंगे तो चादर मुड़ जाएगी, तो उसको हैंड वाइज पे पकड़ करके फिर ड्रिल पे पकड़ करके उसमें ड्रिल करते हैं। ठीक है। चलिए, टूल मेकर वाइस, तो यह जो है हमारा टूल मेकर वाइस है। ठीक है। टूल मेकर वाइस में क्या करता है, इसके देखेंगे तो जबड़े जो होते हैं बिल्कुल प्लेन होते हैं। जैसे इसके जबड़े यहाँ देख रहे हैं, जबड़ों क्या नर्लिंग किया गया है, खुरदुरा सतह बनाया गया जिससे ग्रिपिंग मजबूत रहे। यहाँ पर भी देखिए नर्लिंग है, खुरदुरा सतह, इसमें भी खुरदुरा सतह होता है। लेकिन जो टूल मेकर वाइस होती है ना, इसकी जो जॉ होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है। जबड़ा कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। तो ये हमारा फिनिश जॉब को पकड़ने के लिए, छोटे और फिनिश जॉब को पकड़ने के काम आता है। फिनिश जॉब में आपको ड्रिल करना है तो हम लोग इस वाइस में पकड़ेंगे। नॉर्मल वाइस में पकड़ेंगे तो जो जबड़े दबाएंगे तो इनके जो नर्लिंग किया हुआ भाग है, जबड़ा जॉ का निशान आ जाएगा आपके जॉब पे। इसीलिए हम लोग उसको टूल मेकर, जो फिनिश जॉब है, टूल मेकर वाइस में पकड़ते हैं। लेकिन तब दिक्कत क्या आएगी, थोड़ा सा मैं इस फिगर को बड़ा करके आपको दिखा दूं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको टूल मेकर वाइस में पकड़ेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं भाई जबड़े प्लेन है। जब आप उसको ड्रिल करने जाओगे तो क्योंकि जबड़ा प्लेन है, नर्लिंग किया हुआ है नहीं, जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, जॉब हमारी टेपर हो सकती है, फिसल सकती है। हल्का सा भी टेपर होगा तो होल टेपर में हो जाएगा। इसीलिए हमारा जॉब टेपर ना हो, इस पर गड़बड़ ना हो ड्रिल करते समय, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के नीचे देख रहे हैं इधर इधर एक एक ब्लॉक रखा गया। ये हमारा क्या है भाई, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों हमारे पैरेलल ब्लॉक है। क्या भाई, पैरेलल ब्लॉक। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे के मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा, पहले पार्ट 1 से वीडियो देखना शुरू किया, वहां मैंने आपको पैरेलल ब्लॉक बताया हुआ है। पैरेलल ब्लॉक, ठीक है। पैरेलल ब्लॉक क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक सॉलिड, एक एडजस्टेबल या सॉलिड वाला। पेयर में समान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के होते हैं, तो दोनों समान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के होंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों देखिए, एक को इस कोने रख दिया, एक को इस कोने रख दिया, दोनों का साइज सेम है। अब इस पर जॉब रख करके जबड़े में हमने पकड़ लिया। अब कितना भी प्रेशर पड़ेगा तो हमारा जॉब टेढ़ा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों नीचे सपोर्ट प्रदान कर रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पैरेलल ब्लॉक यूज होता है, इसके बारे में भी यहाँ पे आप लोग थोड़ा जान लीजिए, इसलिए मैंने बता दिया कि इसके बारे में भी आपको क्या होगा, पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है भाई, एक्स के रूप में क्या चिन्हित भाग का नाम है, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए फाइल के इस वाले, अरे यार, ठीक है, फाइल के इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, टिप या पॉइंट कहते हैं। टिप या पॉइंट बोला जाता है, टिप या पॉइंट। ठीक है। यह जो भाग होता है जिसमें दांतें कटे हुए हैं, इसको हम लोग फेस बोलते हैं, या कभी कभी साइड भी बोलता है। ठीक है। साइड से इसको मत समझ लीजिए, ऊपर जहां दांतें कटे होते हैं उसको फेस या साइड बोलते हैं। जो यह वाला हिस्सा है जो फेस या साइड पे, यह वाला हिस्सा जो बिना दांतों के बच गया है, इतना हिस्सा जो बिना दांतों के बच गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हील कहते हैं। क्या कहते हैं, हील कहते हैं। और कई बार पूछता है फाइल की लंबाई कहां से कहां तक ली जाती है, तो टिप या पॉइंट से लेकर के यह हील तक की यह जो लंबाई होती है ना, यही फाइल की साइज कहलाती है। फाइल की साइज यही होती है, फाइल की लंबाई यही होती है, टिप या पॉइंट से लेकर के हील तक की सीधी दूरी। और पार्ट की बात करें, यह जो है हमारा टैंक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, टैंक कहलाता है। ठीक है। यह जो है हमारा फेरुल कहलाता है, फेरुल। यह क्या होता है, तो यह हमारा मेटल का वृत्ताकार छल्ला होता है, गोल छल्ला होता है मेटल का। इसको हम लोग, यह जो हैंडल होता है ना, लकड़ी का हैंडल होता है, जो हैंडल होता है यह लकड़ी का हैंडल होता है। इसके आगे हम लोग मेटल का वृत्ताकार छल्ला पहना देते हैं, जिसको फेरुल कहते हैं। इसलिए पहनाया जाता है जिससे कि जब टैंक को इस हैंडल के अंदर डाला जाए तो लकड़ी का हैंडल फटे ना, उसको क्रैक होने से बचाए। यह काम फेरुल का। और यह वाला हिस्सा क्या है, तो इसको हम लोग शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, शोल्डर। जैसे हमारा है ना, नेक से गर्दन ऐसे टेपर होती है, यहाँ शोल्डर बोला जाता है, वैसे इसका भी शोल्डर बोला जाता है। पूछा था इस वाले पार्ट को कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन से वाले पूछा था भाई, मैं फिर से कर देता हूं यहाँ पे जरा, इस वाले पार्ट को पूछ रखा था।
यह जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यह जो हमारा पार्ट है ना इसको एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? एज बोलते हैं। लेकिन यहां देखेंगे इस एज पर कोई दांत नहीं कटे। अगर दांता कटा होता तो एज बोलते, लेकिन जब इस एज पर कोई दांत नहीं कटा हुआ है तो इसको सेफ एज बोला जाता है। मैंने हैंड फाइल आप लोगों को बताया, इसका मतलब यह हैंड फाइल का फिगर है। हैंड फाइल में क्या होता है, उसके फेस पर दोनों तरफ दांते तो कटे होते हैं, लेकिन एज पर एक साइड दांता काटा जाता है, एक साइड एक एज बिना दांतों की होती है। उस एज को हम लोग सेफ एज के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी हैंड फाइल है जो पूरी लंबाई में इसकी चौड़ाई एक समान रहती है, कहीं भी कोई टेपर नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई, क्या? सेफ एज। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आपके सामने है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। यहाँ पे हमारा एक जॉब है जिस पर हमने ट्राई स्क्वायर को ऐसे लगा रखा है और ऐसे हम क्या चेक कर रहे हैं। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, 90 डिग्री पर मार्किंग लाइन खींचना। तो यह कौन सा है, तो देखिए ये हम लोग इस स्क्राइबर की मदद से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जॉब है, ये हमने अपना ट्राई स्क्वायर लगा रखा है। ट्राई स्क्वायर का जो स्टॉक है जॉब की फिनिश सरफेस से यहाँ टच हो गया है और हमें मालूम है कि ट्राई स्क्वायर के स्टॉक और ब्लेड एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, तो यहाँ पर भी जो लाइन खींची जाएगी जॉब पे 90 डिग्री पे खींची जाएगी। तो ये मार्किंग लाइन है 90 डिग्री, स्क्राइबर की मदद से हम लोग लाइनें खींच रहे हैं। तो 90 डिग्री पे मार्किंग की जा रही है। समतलता की जांच करना, तो यह जो फिगर बी है ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। यही हम समतलता की जांच कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जॉब लेते हैं, यहाँ पे ट्राई स्क्वायर के ब्लेड को लगाते हैं, इसको रोशनी की तरफ रखते हैं और उस पर ऐसे आगे पीछे खिसका करके चेक करते हैं। अगर इस ब्लेड और जॉब के बीच में कहीं से रोशनी की तरफ हम देखेंगे, अगर बीच में कहीं रोशनी दिखाई देती है इसका मतलब सरफेस वहां डाउन है, तभी हमें उस पार की रोशनी दिख गई। अगर कहीं भी रोशनी दिखाई नहीं देगी इसका मतलब हमारा समतल बराबर है, हमारे सरफेस का समतल क्या बिल्कुल बराबर है और समतल है। तो समतलता की जांच इस तरह से किया जाता है। ठीक है, चेकिंग स्क्वायरनेस कैसे चेक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे स्क्वायरनेस चेक किया जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्टॉक को इस हिस्से से और ब्लेड को इस हिस्से से। हमें मालूम है कि हमारे जो ट्राई स्क्वायर होता है स्टॉक और ब्लेड एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। तो अगर हम लोग इसको जॉब में लगाते हैं और इसको भी ऐसी रोशनी में देखेंगे, ब्लेड और इस सरफेस के बीच में अगर कहीं भी रोशनी दिखाई नहीं देती है इसका मतलब इनका ये दोनों सरफेस भी क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। ठीक है, उसको लास्ट क्या है, सेटिंग वर्क पीस एट राइट एंगल। जो वर्क पीस है, जो जॉब है, उसको बेंच वाइज में राइट एंगल पर पकड़ना यह बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग बेंच वाइज में जॉब को बिल्कुल सही राइट एंगल में नहीं पकड़ेंगे ना, अगर वो टेपर रहेगा तो फाइल से फाइलिंग करते समय जॉब का एक हिस्सा ज्यादा घिस जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे बेंच वाइज है, बेंच वाइज में जॉब को हमने पकड़ा, फिर यहाँ पे ट्राई स्क्वायर के ब्लेड को लगाए और यहाँ बेंच वाइज के नीचे वाली सरफेस पे टच करते हुए स्टॉक को यहाँ पकड़ रखा है हमने। तो ये अगर इन दोनों के बीच में ब्लेड और इसके बीच में अगर बिल्कुल रोशनी दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब बिल्कुल राइट एंगल पे। अगर कहीं रोशनी दिखाई देगी तो देखिए मैलेट है, मैलेट मतलब लकड़ी का हथौड़ा, इसकी मदद से इसको ठोक करके 90 डिग्री पे सेट कर लेते हैं। तो ये 90 डिग्री पे सेट करने का विधि दिखाया गया है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है कौन से मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। व्हाइट वाश कहां लगाते हैं भाई, देखिए रफ सरफेस हो, फोर्जिंग किया गया हो, जहां वो कास्टिंग किया गया हो। तो देखिए व्हाइट वाश वाला हमारा क्या होता है, तो यही होता है हमारा जो रफ फोर्जिंग सरफेस पे यूज किया जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, चाक और पानी मिला करके यूज कर सकते हैं, व्हाइट वाश बना सकते हैं। भाई चाक और पानी मिलाएंगे सफेद गोल तैयार हो जाएगा, लेकिन चाक पानी से हमारा दिक्कत होता है कि जो हमारी सरफेस होती है उस पर जंग लग सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चाक पानी की जगह हम लोग चाक के साथ पानी की जगह पर क्या यूज कर लेते हैं, मिथाइल स्प्रेड, जिससे कि सरफेस पे जंग ना लगे, मिथाइल स्प्रेड। या फिर हम लोग सफेद शीशे का चूर्ण, व्हाइट वाश बनाने के लिए सफेद शीशे का चूर्ण प्लस तारपीन का तेल भी यूज करते हैं, तारपीन का तेल, इनकी मदद से व्हाइट वाश बनाया जाता है। ठीक है, पर्शियन ब्लू क्या है, तो देखिए हमारा फिनिश सरफेस पे यूज किया जाता है। कहां पे, फिनिश किए हुए सरफेस पे, फिनिश्ड जॉब पर यूज किया जाता है पर्शियन ब्लू। इसकी मार्किंग काफी अच्छी और स्पष्ट रेखाएं बनाती है, अच्छी और स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। इसकी कमी है कि यह देर से सूखता है, यह देर से सूखता है, या दूसरे शब्दों में बोले तो यह जल्दी सूखता नहीं है। दोनों एक ही बात है। ठीक है, देर से सूखता है या जल्दी सूखता नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जल्दी सूखता नहीं है, पर्शियन ब्लू। या पूछ लेगा कि पर्शियन ब्लू में क्या कमी है, पर्शियन ब्लू हम लोग जल्दी क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि यह देर से सूखता है, या कह लीजिए जल्दी नहीं सूखता है। कॉपर सल्फेट यूज करते समय हम लोग क्या करते हैं, इसमें पानी मिला करके 2-3 बूंदे नाइट्रिक एसिड की मिलाई जाती है। नाइट्रिक एसिड से आपके दिमाग में जहरीला याद आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कॉपर सल्फेट हमारा क्या होता है, एक जहरीला मार्किंग मीडिया है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके रख रखाव में हमें सावधानी रखनी पड़ती है। सेलुलोज लेकर क्या है, तो यह देखिए यह जल्दी सूख जाता है, यह जल्दी सूख जाता है,
जल्दी सूख जाता है और व्यापारिक रूप से मार्केट में कई रंगों में उपलब्ध भी है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा है पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर रहेगा ना, क्या रहेगा डियर, पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कि डिवाइडर का पॉइंट खराब हो गया तो उसको दोबारा से रीशार्प करके फिर उसको फिनिश रीशार्प करने के बाद उसको फिनिशिंग देनी है लास्ट स्टेज पे, तो किसका यूज करेंगे, फाइल नहीं, फाइल तो हमारा नॉर्मल फाइलिंग वगैरह के लिए मेटल को घिसने के लिए यूज किया जाता है ना, तो फाइल हमारा होगा नहीं। ग्राइंडर, तो देखिए ग्राइंडर भी हमारा क्या होता है, ग्राइंडर तो हमारा लास्ट फिनिशिंग के लिए नहीं है, नॉर्मल है, मान लीजिए आपको डिवाइडर का नोक खराब हो गया, चीजें लगता है, हम लोग पहले क्या करते हैं ग्राइंडर पे घिसते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि रिशार्प करने के बाद फिनिश करने के लिए, देख रहा पुनः तेज किया हुआ मतलब रिशार्प करने के बाद जब उसको फिनिश करना है तब किसका करेंगे, पहली बार करना होला तो हम ग्राइंडर का करते हैं। स्क्रैपर, तो स्क्रैपर तो हमारा क्या होता है, किसी भी मेटल होता है वहां पे जो हाई पॉइंट्स होते हैं, उभरे हुए स्थान होते हैं, उनको खुरच के हटाने के लिए स्क्रैपर का यूज किया जाता है, तो इसको भी मतलब नहीं निकला। लास्ट क्या बचा भाई, ऑयल स्टोन, जो आपको फिगर दिख रहा है ऑयल स्टोन का है। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे फिटर हैंड टूल्स के नाम से, अभी मैंने हाल ही में नई वीडियो अपलोड की है, उसमें आप देखेंगे तो मैंने ऑयल स्टोन को दिखाया भी है। तो ऑयल स्टोन क्या होता है, जब हम लोग अपने डिवाइडर के पॉइंट को ग्राइंडर पे तेज कर लेते हैं तो रीशार्प करने के बाद फिर उसको हम लोग फाइनल फिनिशिंग देने के लिए जो हमारा ऑयल स्टोन होता है इस पर घिसते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में हम लोग का क्या होता है, जब भी कटाई उटाई करने के लिए लोग हाशिया लेकर के घरों से निकलते हैं तो उसको क्या करते हैं, बाहर घर के कोने पे कहीं पत्थर रखा होता है तो उसको पत्थर पे थोड़ा सा घिस करके उसके धार को तेज करते हैं। वैसे ही अभी ऑयल स्टोन है, रिशार्प करने के बाद इस पर लास्ट में हम लोग फिनिशिंग देते हैं, उसको तेज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई, क्या, ऑयल स्टोन। नेक्स्ट पे आ जाइए, बेवेल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या, बहुत आसान है। प्रोटेक्टर जो आपका चांदा होता है वही बेवेल प्रोटेक्टर, जैसे प्रोटेक्टर हमारा क्या होता है 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक का कोण बना होता है, वही चीज हमारा बेवेल प्रोटेक्टर पे भी 0 से 180 डिग्री तक का कोण बना होता है। मिनिमम जो होता है प्रोटेक्टर हमारा कितना कोण माप सकता है, तो आपको मालूम है प्रोटेक्टर का एक खाना 1 डिग्री का होता है, बेवेल प्रोटेक्टर भी वही चीज है, एक खाना 1 डिग्री का, मतलब मिनिमम इतना कोण माप सकता है, इस एक्यूरेसी में कोण मापा जा सकता है। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, कोण को माप सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर दिखाया गया, यह आपका जॉब दिखाया गया, ये हमारे पास जॉब है, ये जॉब की आकृति है, ठीक है। इस जॉब के हमें इस टेपर को चेक करना है या इस कोड को निकालना है, तो जो हमारा प्रोटेक्टर का नॉर्मल सरफेस है उसको हम लोग जॉब के सीधी सरफेस पर रखते हैं और टेपर वाले भाग पे या नीडल वाला पॉइंटर वाला हिस्सा इसको यहाँ टच कराते हैं। फिर इसके बीच में देखिए क्या एंगल आएगा, इन दोनों के बीच में, समझ रहे हैं ना, यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना है, यह वाला एंगल, इसको यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं। जो भाई यहाँ पे एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे दिखाएगा, तो इधर से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेपर कितना है, एंगल कितना है। तो एंगल को, कोण को मापने के लिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, बेवेल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है दिखाई गई फाइल का नाम दे। यह कौन सी फाइल है, पूछ रहा है भाई कि यह जो फाइल है हमारी, यह कौन सी फाइल है। तो इस फाइल को लोग टिंकर फाइल के नाम से जानते हैं। कहां पे यूज किया जाता है, तो ऑटोमोबाइल में जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी टिंकरिंग के बाद उनको फाइलिंग करने के लिए टिंकर फाइल, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रिफलर फाइल कौन सी है भाई, तो यह जो है हमारा रिफलर फाइल का फिगर दिखाया गया है। हम लोग इसके बारे में पहले ही बात कर सकते हैं कि रिफलर फाइल हमारी स्पेशल फाइल होती है जिसका यूज किस लिए किया जाता है, डाई सिंकिंग, डाई सिंकिंग के लिए करते हैं, क्या कह लीजिए, नक्काशी, नक्काशी, नक्काशी मतलब इंग्रेविंग, जो चांदी के आभूषणों पे उस पे जो डिजाइनें बनाई जाती है, इंग्रेविंग नक्काशी की जाती है, उसकी बात की जा रहा है। या फिर सिल्वर स्मिथी में भी इसका काम किया जाता है, किसमें भाई, सिल्वर स्मिथी के कार्यों में भी इस फाइल का यूज होता है, ठीक है। चलिए, बैरेट फाइल कौन सी है, तो यह जो हमारे सामने दिख रही है त्रिभुजाकार आकृति में, यह बैरेट फाइल होती है। इसी तरह से हमारा क्या होता है, ट्रायंगुलर फाइल भी होता है। बैरेट फाइल को हम लोग कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से भाई, कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं। देखिए बैरेट फाइल और ट्रायंगुलर फाइल में क्या फर्क है, ट्रायंगुलर फाइल भी त्रिभुजाकार आकृति की होती है, उसके तीनों सरफेस पर दांते कटे होते हैं और तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। जबकि बैरेट कैंट फाइल में क्या है कि इसकी जो सबसे लंबी वाली सतह होती है सिर्फ उस पर दांते कटे होते हैं, सबसे चौड़ी सतह पर सिर्फ दांता कटा होता है, बाकी जो दो सतहें हैं यह दोनों सतह बिना, सबसे चौड़ी सतह पर दांता, बाकी दो जो सतहें बची यह बिना दांतों की होती है। और ऊपर वाला यह कोण जो होता है 120 डिग्री, और यह दोनों हमारे, यह भी 30 डिग्री का और यह भी 30 डिग्री का, ठीक है। तो जो हमारा
ट्रायंगुलर फाइल है, सभी कोण 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री से कम खांचों को फाइल नहीं कर सकता है, जबकि यह इसमें 30 डिग्री के भी कोण है, इसका मतलब 60 डिग्री से कम खांचे की भी फाइलिंग इसकी मदद से की जा सकती है। क्रॉसिंग फाइल, तो यह जो फाइल आपको दिख रही है क्रॉसिंग फाइल है, इसको हम लोग फीसबैक फाइल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भाई? फीसबैक फाइल के नाम से भी जाना जाता है। यह जो होती है हमारी कर्व आकृति में बनी होती है, मतलब दोनों भाग इसके अर्धगोलाई में होते हैं, कोई भी भाग समतल नहीं होता है, दोनों भाग अर्धगोलाई में बने होते हैं, लेकिन दोनों का रेडियस, इसका रेडियस अगर R1 है तो इसका रेडियस R2, मतलब दोनों भाग अलग अलग त्रिज्या के अर्धगोलाई में होते हैं, क्योंकि अगर दोनों का सेम त्रिज्या कर दे, इसका भी त्रिज्या वही, इसका भी त्रिज्या वही, तो दोनों वृत्त बन जाएंगे ना, गोलाकार बन जाएगी, तो यह हमारे दोनों का रेडियस अलग अलग रखा जाता है, या क्रॉसिंग फाइल या फीसबैक फाइल कहलाती है, कर्व सरफेस की फाइलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है खोखली बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए थोड़ा सा मैं इसको फिगर ऊपर हो गया, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। खोखली बेलनाकार जॉब, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप खुद जवाब दे लेंगे कि यह क्या कह रहा है। यह कह रहा है खोखला है, बेलनाकार जॉब है, बेलनाकार जॉब मतलब इस तरह से, और यह खोखला है, भाई बेलनाकार ऐसे ही तो होता है, और बता रहा है कि यह जो है खोखला है, तो बेलनाकार और खोखला क्या होता है? पाइप होता है, तो इसका मतलब इसके लिए क्या होगा? पाइप को पकड़ना है तो पाइप वाइज। यह कई बार इससे क्वेश्चन पूछता भी है कि पाइप वाइज जाप को कितने पॉइंट से पकड़ता है, तो ऐसे ऐसे देखेंगे तो आप ये 4 जगहों पे टकराता है, कितने जगहों पे चलते, इसका मतलब पाइप वाइज जाप को 4 पॉइंट से पकड़ता है। ये चीज मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। यह अपर जा होता है, लोअर जा फिक्स रहता है, अपर जा ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है। फिर उसके बाद पिन वाइज क्या है भाई? तो देखिए यह जो फिगर है हमारा, यह पिन वाइज का है, यह हैंडल है, ठीक है, इसको हैंडल कहते हैं। यह हमारा चक होता है, आगे जा होता है, हैंडल चक, यहाँ पे देख रहे हैं 3 जा है, जा होता है। इसमें हम लोग किसको पकड़ते हैं? तो महीन तारनुमा जाव को पकड़ने के लिए, किसको भाई? महीन तारनुमा जॉब को पकड़ने के लिए पिन वाइज का यूज किया जाता है, ठीक है। हैंड वाइज, तो यह जो फिगर है हमारा हैंड वाइज का, और जस्ट इसके पीछे हमने हैंड वाइज के बारे में बात किया था, तो दोबारा यहाँ बात नहीं करेंगे। इसके जस्ट पीछे हमारी बेंच वाइज के बारे में बात हो चुकी है, तो यहाँ उसका भी बात नहीं करेंगे। बाकी जो नया आया था उसको मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला कह रहा है कंड्यूट और अन्य पतली टिप को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है? देखिए हेक्सा ब्लेड का पिच क्या होता है, यह क्वेश्चन सेम टू सेम पीछे आ चुका है, और यह मैंने आपको बताया भी था कि इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, आगे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। जो लोग पीछे इसको अच्छे से पढ़े होंगे पिछले पार्ट में, अब तो कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर चुके होंगे। मैंने क्या बताया, कोई भी हेक्सा ब्लेड होता है तो उसमें कटे होते हैं भैया दांते। क्या कटे होते हैं? उसमें टीथ कटे होते हैं, दांते कटे होते हैं। और यह जो दांता कटा होता है डियर ना, यह जो दांता कटा होता है तो एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो सीधी दूरी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। मतलब एक दांते से दूसरे दांते के बीच का जो गैप है, ये पिच कहलाता है। मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाऊंगा, इसके पहले वाला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लगातार 1 से 6 तक देखते हैं, कहीं नहीं कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप से, और वहां मैंने पूरा अच्छे से पिच वगैरह के बारे में समझा रखा है कि क्यों हम लोग 1.8 mm, क्यों 1.4 या क्यों 1 mm रख रहे हैं, सब चीजें डिटेल में बताया था, पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पिच कहते हैं। तो एक कंड्यूट और पतली ट्यूब को काटने के लिए, तो देखिए ये सॉफ्ट मटेरियल को काटना हो, या मैंने बताया था मोटा सेक्शन भी इसी के अंतर्गत आता है। ब्रॉन्ज, ब्रास, सॉफ्ट स्टील, कास्ट आयरन के लिए 1.8 mm वाला रहता है। टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील के लिए 1.4 mm, टूल स्टील को हाई कार्बन स्टील कहते हैं। उसके बाद एंगल आयरन हो, कॉपर हो, आयरन के पाइप हो, इसके लिए 1 mm। और कंड्यूट पाइप, सीट मेटल, अन्य पतले ट्यूब या पतला सेक्शन, इनके लिए 0.8 mm। क्वेश्चन में भी यही पूछा था, कंड्यूट और अन्य पतली, कंड्यूट पाइप और अन्य पतली क्या रहेगा? 0.8 mm। ऑप्शन सही हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु के काटने वाली सतह का उपयोग किया जाता है? विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सतह का उपयोग किया जाता है ना। विभिन्न प्रोफाइल को काटना, अलग अलग प्रोफाइल, डिफरेंट प्रोफाइल काटनी है, तो उसकी बात कर रहा है। हम लोग सीरियल से सबको देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए जो पावर सतह है ना, इसको हम लोग रेसिप्रोकेटिंग सतह के नाम से भी जानते हैं। रेसिप्रोकेटिंग सतह मतलब आगे पीछे जो गति करता है। पावर सतह या रेसिप्रोकेटिंग सतह का यह फिगर है। इसमें देखिए ना, यह ब्लेड है हमारा। पावर सतह इसलिए कि यहाँ देखिए मोटर लगा हुआ है, मोटर की मदद से आगे पीछे चलता है। इसमें इस टाइप से मोटर के साथ मैकेनिज्म की व्यवस्था की जाती है, जिससे क्या हो, आगे पीछे मोशन करे। यहाँ पे आगे वाइस रहती है, वाइस में हम लोग जॉब को बांध लेते हैं, और मोटर के द्वारा, इस वाइस हाथ से नहीं, मोटर के द्वारा चलता है, और ऐसा आगे पीछे गति करता है, आगे पीछे गति करता है। इसलिए इसको रेसिप्रोकेटिंग सतह या पावर सतह, पावर के द्वारा चला जा रहा है तो पावर सतह कहते हैं, या रेसिप्रोकेटिंग सतह भी इसको बोला जाता है।
ठीक है। अब आगे पीछे की गति करेगा तो आपको मालूम है हम लोग एक्सा से जब कटाई करते हैं तो एक ही स्ट्रोक में कटाई करता है ना, ज्यादातर फॉरवर्ड स्ट्रोक या बैकवर्ड स्ट्रोक। जिस स्ट्रोक में ब्लेड को लगाओगे फॉरवर्ड स्ट्रोक में तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटाई करेगा, बैकवर्ड स्ट्रोक में तो बैकवर्ड स्ट्रोक में कटाई करेगा, लेकिन हम लोग ज्यादातर फॉरवर्ड स्ट्रोक में यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए फॉरवर्ड स्ट्रोक में है तो क्या होगा, जब हमारी एक्सा ब्लेड आगे जाएगी तो कटाई करेगा, पीछे आएगा तो कटाई नहीं करेगा। मतलब आपका एक स्ट्रोक बेकार चला जाता है, वो पावर आपकी बेकार चली जाती है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में तो कटाई करता है, पर जो बैकवर्ड स्ट्रोक में हमारा पावर था वो बेकार चला जाता है। तो इसमें कटाई कम होती है, समय ज्यादा लगता है। इसमें क्या होता है, एक ही स्ट्रोक में कटाई करता है, एक ही स्ट्रोक में कटाई होती है, एक स्ट्रोक बेकार चला जाता है, एक स्ट्रोक बेकार चला जाता है। आई बात समझ में। उसके बाद आया सर्कुलर सा। तो देखिए यह जो फिगर है हमारा सर्कुलर सा, वो फिगर क्लियर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये जो है हमारा सर्कुलर सा है, सर्कुलर सा में क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे वर्कपीस पकड़ा गया है और जॉब को काटने के लिए यहाँ पे वृत्ताकार ब्लेड है। कैसी ब्लेड है, वृत्ताकार ब्लेड है, इसलिए इसको सर्कुलर सा कह रहे हैं। सर्कुलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, वृत्ताकार ब्लेड है। ब्लेड कैसी है, वृत्ताकार है, तो सर्कुलर सा बोलते हैं। और यह जो ब्लेड होती है हमारी वृत्ताकार ब्लेड, यह हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है डियर, हाई स्पीड स्टील की वृत्ताकार प्लेट होती है, इसमें ब्लेड होती है जो हमारी कटाई करती है। मोटे सेक्शन हैवी सेक्शन को काटने के लिए भी हम लोग इसी का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है किसकी, कंटूर बैंड सा है, हॉरिजॉन्टल बैंड सा है। चलिए पहले मैं हॉरिजॉन्टल बैंड सा आपको दिखा दूं। यह जो फिगर आपको दिख रहा है ना डियर, यह हॉरिजॉन्टल बैंड सा का है। ये किसका फिगर है, यह जो फिगर है हमारा हॉरिजॉन्टल बैंड सा का है। इसमें हॉरिजॉन्टल बैंड सा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लेड है देख रहे हैं, यहाँ पे दो गिरनी होती है या पुली कह सकते हैं। देखिए एक पुली इधर लगी हुई है और एक पुली यहाँ भी लगी होती है, ठीक है। दोनों साइड एक एक पुलिया होता है। जैसे पुलिया पर बेल्ट चढ़ाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे पुली पर बेल्ट की जगह क्या होता है, हम लोग ब्लेड चढ़ा देते हैं। जो ब्लेड होती है ना थोड़ी चौड़ी और मोटी होती है, इस पर जो ब्लेड चढ़ाया जाता है वो चौड़ी और मोटी होती है, लेकिन फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल क्योंकि भाई पट्टा भी तो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल रहेगा तभी ना किसी चीज के ऊपर चढ़ाया जा सकेगा बेल्ट की तरह, पट्टे की तरह। तो हमारा जो ब्लेड होता है चौड़ी और मोटा होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। इस वजह से हॉरिजॉन्टल बैंड सा को फ्लेक्सिबल सा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भाई, फ्लेक्सिबल सा भी बोलता है। देखिए मैं दोनों नाम बता रहा हूं, कभी ऐसा हो जाए कि दूसरा नाम दे दे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार ये वाला पावर था तो मैं जानता ही नहीं, हॉरिजॉन्टल बैंड था या फ्लेक्सिबल था। हॉरिजॉन्टल बैंड था क्यों कहते हैं, देखिए फ्लेक्सिबल था क्योंकि फ्लेक्सिबल ब्लेड है, हॉरिजॉन्टल बैंड था क्योंकि इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं, दोनों पुलियां हैं और इस पर हमारा जो ब्लेड है, ब्लेड को इस पुलियों पे बेल्ट की तरह चढ़ा दिया जाता है। अब मोटर चलेगा और इस पुली को घुमाएगा, पुली पे अब बेल्ट की तरह हमारी लगातार क्या होगा, ये हमारा जो ब्लेड है वो घूमता रहेगा, ठीक है। इसके दांते इस तरह से नीचे को रहते हैं, ऐसे चढ़ाया जाता है, इसके दांते ऐसे नीचे को रहते। अब जॉब की क्या करेगा, कटाई करते, अब एक दिशा में घूमता रहेगा, अब ब्लेड लगातार एक दिशा में घूमती रहेगी, तो ये क्या करेगा, ये लगातार कटाई करता। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कोई स्ट्रोक बिगड़ जाता है, कंटिन्यू कटाई करता है, लगातार कटाई करता है। ये लगातार ब्लेड इस पे मोटर चलेगा, ये पुली घूमेगी, लगातार ब्लेड घूमता रहेगा और लगातार जॉब पे कटाई करेगा। तो यह भी लगातार कटाई करता है। इसमें भी देखिए क्या था, इसमें भी ब्लेड लगातार घूमता है, तो यह भी लगातार कटाई करने वाला है। इसमें भी कोई स्ट्रोक बेकार नहीं जाता है, लगातार कटाई, यह भी लगातार कटाई वाला है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल बैंड था या पावर बैंड था। हो गया, देख रहे हैं ना ब्लेड को हॉरिजॉन्टल में पुली लगा के घुमाया जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल बैंड था बोल देते हैं। उसके बाद देखिए कंटूर बैंड था, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्रोफाइल सा के भी नाम से ध्यान रखिएगा। कंटूर बैंड था या प्रोफाइल सा के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो फिगर है हमारा यह वाला है, यह दोनों जो फिगर है ना प्रोफाइल सा या कंटूर बैंड सा के, आई बात समझ में। या इसमें भी देखिए क्या है, इसमें जैसे ब्लेड हॉरिजॉन्टल में चलाए जा रहे थे चढ़ा करके, इसमें वही ब्लेड वर्टिकल में चलती है। कैसे चलती है, वर्टिकल। यह भी ब्लेड फ्लेक्सिबल होती है। तो आप कहोगे यार इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, इस पर भी वही ब्लेड हुआ, वही ब्लेड इस पर भी, यह बस हॉरिजॉन्टल में था, यह ब्लेड वर्टिकल में चली। नहीं, सिर्फ इतना डिफरेंस नहीं है, यह जो इसमें ब्लेड होती है ना, इस ब्लेड की अपेक्षा कम चौड़ी और कम मोटी होती है। मतलब ये पतली ब्लेड होती है और कम चौड़ी होती है। वो मोटी ब्लेड था, ये पतली ब्लेड रहेगा और उसकी अपेक्षा कम चौड़ी रहेगा। इस वजह से क्या होता है, इसी का फिगर यह भी है। देखिए यह दिखाया गया कि जॉब को कैसे काट रहा है। ऐसे वर्टिकल में ब्लेड चल रही है और मान लीजिए हमें जॉब पर इस तरह से लाइन बनी हुई है, इस तरह से हमें इस प्रोफाइल में कटाई करनी है, तो ये इस पे चलाना आसान होगा। इससे ऐसे घुमा करके हम लोग कटाई कर पाएंगे, क्योंकि ये ब्लेड क्या है, कम मोटी भी है, पतली ब्लेड भी है और कम चौड़ी भी है, तो आसानी से, और फ्लेक्सिबल है तो आसानी से किसी भी दिशा में से
ऐसे घुमा करके किसी भी प्रोफाइल को काट सकते हैं, इसीलिए इसको कंटूर बनता है। प्रोफाइल सा भी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी प्रोफाइल को आसानी से काट सकता है। तो यहाँ पे पूछा भी था कि विभिन्न प्रोफाइल को काटना है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा है फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का क्या कारण है? कि व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचेस प्रोड्यूस्ड ऑन फाइल सरफेस? कि जो फाइल की गई सरफेस है उस पर खरोंचे उत्पन्न हो रही है, तो वह क्या रीजन हो सकता है? मैंने आपको चीजें पहले भी बताई है क्या रीजन हो सकता है। देखिए ग्लेजिंग क्या होता है, तो मैंने बताया था ये आपका कहाँ होता है, ग्लेजिंग जो होता है आपका ग्राइंडिंग व्हील में होता है ना। ग्राइंडिंग व्हील में मैंने बताया था कई सारे एब्रेसिव पार्टिकल को ऐसे चिपका करके आपस में ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है, तभी हमारा क्या होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है कितना भी हमारा पुराना हो जाए लेकिन वो नए की तरह ही कटाई करता रहता है। क्योंकि जैसे ही हमारा पूरा पहला वाला दाता का रो घिसेगा, ये उखड़ करके गिर जाएगा, नया दाता निकल आएगा, फिर वो घिसेगा, फिर नया दाता निकल आएगा। तो इसलिए चाहे ग्राइंडिंग व्हील कितना भी छोटी हो जाए, वो पहले की तरह नई की तरह ही कटाई करता रहता है। तो ग्लेजिंग क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि ये जो हमारी ऊपर की दाते हैं ना बिल्कुल घिस जाते हैं, घिसने के बाद इनको अपना स्थान छोड़ देना होता है जिससे नए दाते सामने आ सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दाता खूब घिस गया लेकिन अपना स्थान ही नहीं छोड़ा। जब स्थान नहीं छोड़ेगा, कोई भी जो आप खूब घिस दोगे तो चमकने लगता है, वैसे जब दाते पूरे अच्छे से घिस जाते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते, तो इसकी सरफेस चमकदार हो जाती है, चमकने लगती है, उसी को ग्लेजिंग बोला जाता है। किसमें होता है? ग्राइंडिंग में होता है भाई। किसमें होता है? ग्राइंडिंग में होता है। वार्पिंग क्या आता है? वार्पिंग का मतलब ऐंठना है, ऐंठन आ जाना, ऐंठन आ जाना। कैसा? तो देखिए जो हमारी फाइल होती है ना, फाइल की जब हम लोग हार्डनिंग करते हैं तो फाइल को कभी भी हम लोग हार्डनिंग मतलब गर्म करने के बाद उसको तेल में डुबोया जाता है। किसमें डुबोया जाता है डियर? ऑयल में, तेल में डुबोते हैं। और कैसे डुबोते हैं? तो उसको हॉरिजॉन्टल अवस्था में डुबोया जाता है। इसी मैंने आपको बताई थी पहले भी कि फाइल को हम लोग हॉरिजॉन्टल अवस्था में सॉरी डियर गलत हो गया ना, वर्टिकल बना रहा हूं, वर्टिकल बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अवस्था में डुबोते हैं, खड़ी अवस्था में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग फाइल को हॉरिजॉन्टल अवस्था में डुबोएंगे तब उसमें ऐंठन या टेढ़ापन आने का डर रहेगा, इसलिए फाइल को हमेशा ऑयल में ठंडा करते समय वर्टिकल स्थिति में डुबोया जाता है। ठीक है, तो वो वार्पिंग होता है। पिनिंग क्या होता है? देखिए अब यहाँ पे आ गया पिनिंग। तो यही हमारी पिनिंग की ही बात हो रही थी कि जब हम लोग फाइल के द्वारा क्या करते हैं, जब फाइल से किसी भी धातु की फाइलिंग की जाती है, किसी भी जॉब की फाइलिंग की जाती है, तो क्या होता है कि जो फाइलिंग करते समय जो चिप्स निकलते हैं, जो आपसे चूड़ के रूप में, बुरादे के रूप में, वो चिप्स इन फाइल के दांतों में भर जाते हैं। फिर फाइलिंग करते करते वो जो बुरादे भरे हुए फाइल में, वो बीच बीच में क्या करते हैं, हमारे जॉब पर गिरते रहते हैं और स्क्रैच मारते रहते हैं। तो वो जो हमारे बुरादे फाइलिंग करते समय और फाइल के अंदर दांतों के बीच में फंस गए, उसी को पिनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? पिनिंग बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो ग्राइंडिंग होता है उसमें लोडिंग होता है। जैसे इसमें पिनिंग है, ग्राइंडिंग में लोडिंग होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील के दांते हैं जो बने होते हैं, चिपका कर बनाए गए होते हैं, तो जिनसे जब हम लोग इससे क्या करते हैं, जॉब को घिस रहे होते हैं, तो उनके बारीक चूड़ इनके बीच में भर जाएंगे। तो जब हमारे क्या हो भाई, जब हम ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा घिस रहे हैं तो उसके जो बुरादे हैं, जो जॉब के बुरादे हैं, चूड़ है, ग्राइंडिंग व्हील के दांतों के बीच में भर जाए तो लोडिंग कहलाएगा। और फाइल से फाइलिंग करते समय वही बुरादे फाइल के बीच के दांतों में भर जाए तो वो पिनिंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है चेनी का नाम क्या है? यह चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी और इसका नाम पूछ रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे चेन ड्रिलिंग किया गया है। एक श्रृंखला में ड्रिलिंग करने के बाद उनके बीच के मटेरियल को इस चीजल के द्वारा काट करके निकाला जा रहा है, जिससे यहाँ पे आयताकार स्लॉट बन जाएगा। तो चेन ड्रिलिंग, एक श्रृंखला में ड्रिल करने के बाद उनके बीच के मटेरियल को काट के निकालने के लिए जिस चीजल का यूज किया जाता है, उस चीजल को हम लोग क्या कहते हैं भाई? वेब चीजल, या इसी को पंचिंग चीजल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भाई? पंचिंग चीजल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्लैट चीजल क्या होता है? तो यह फिगर देखिए, फ्लैट चीजल क्या है? इसकी कटिंग एज की चौड़ाई लगभग 16 से 32 mm होती है, 16 से 32 mm होती है। कटिंग एज का एंगल जो है 35 डिग्री 70 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, नॉर्मल चिपिंग कार्यों के लिए, वेल्डिंग जॉइंट से मटेरियल हटाना, चिपिंग कार्यों के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, फोर्जिंग से, वेल्डिंग से वहां से मटेरियल हटाने के लिए। ठीक है, क्रॉस कट चीजल, तो ये हमारा क्रॉस कट चीजल है। इसके भी कटिंग एज का एंगल 35 डिग्री से 70 डिग्री होता है और कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm रहती है। ठीक है, यूज क्या होता है? कीवे काटने के लिए, कीवे काटने के लिए जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं भाई, केप चीजल के नाम से। किसके नाम से? केप चीजल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्रॉस कट चीजल को केप चीजल के नाम से भी जानते हैं, केप चीजल। ठीक है, इसमें देखेंगे ना तो इसकी कटिंग एज की चौड़ाई कम है, फ्लैट चीजल की ज्यादा है, इसकी कटिंग एज की चौड़ाई कम है। लेकिन फ्लैट चीजल की मोटाई कम है, इसकी मोटाई ज्यादा है, तो दोनों में ही डिफरेंस है। इसकी मोटाई ज्यादा, चौड़ाई कम, इसकी चौड़ाई ज्यादा, मोटाई कम। उसके बाद आता है डायमंड पॉइंट चीजल। तो यह जो चीजल आपको दिख रही है डायमंड पॉइंट चीजल है। इसके आगे देखेंगे तो ऐसे वी आकृति बना हुआ है ना, ठीक है ना, आगे वी आकृति बना होता है। इसका जो कटिंग एज का एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 mm होती है।
कहीं पर भी कॉर्नर से या कॉर्नर बन रहा था, कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए, कॉर्नर को चौकोर करने के लिए डायमंड पॉइंट चीजें यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। जो हथौड़े का फेस होता है ना, हैमर का जो फेस होता है वो बिल्कुल ऐसा सीधा ना बना करके थोड़ा सा उत्तलता लिए हुए बनाया जाता है। और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल सीधा रहेगा तो जब आप इसे चोट लगाओगे ना तो इसके किनारे टूटने का डर रहता है, इसके कॉर्नर टूट सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसमें थोड़ा उत्तलता दे दी जाती है जिससे कि इसके किनारे टूटे ना, वहां गड्ढा ना हो। तो यही है देखिए, टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, किनारों को खुदाई से बचने के लिए या टूटने के लिए हम लोग उसको उत्तल में बनाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे घरों पे जो ग्रेनाइट वगैरह होती है, मार्बल्स ग्रेनाइट लगवाते हो ना, तो ग्रेनाइट भी देखते हो नुकीला रहता है तो उसका कॉर्नर टूट सकता है, इसलिए उसको घिस घिस करके थोड़ा गोलाई में बना दिया जाता है कि कॉर्नर टूटे ना, कॉर्नर को टूटने से बचाने के लिए। अगला इस हथौड़े का नाम क्या है। देखिए हैमर बड़ा आसान है, इसका मैं पहले आपको थोड़ा नाम बता दूं। यह हमारा क्या कहलाता है भाई, फेस कहलाता है। यह वाला हिस्सा हमारा पिन कहलाता है। ठीक है, यह हमारा यहाँ पे क्या है भाई, आई होल है, आई होल। यह हमारा हैंडल है, हैंडल। और यह हमारा चिक है। कई बार पूछता है हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है, तो वो चिक पे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो जो पिन है, हैंडल ऐसे है और पिन इसके क्रॉस में, तो जो पिन बना है हैंडल के क्रॉस में बना हुआ है, तो ये हमारा क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। क्रॉस पिन हैमर का यूज धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैलेट हैमर क्या होता है, तो यह जो हैमर आपको दिख रहा है मैलेट हैमर होता है। मैलेट हैमर का मतलब होता है लकड़ी का हथौड़ा। लकड़ी का हथौड़े को हम लोग क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं। लकड़ी का हथौड़ा होता है इसलिए कि जहां पे जॉब पे निशान आने का डर हो, जैसे शीट मेटल में काम करना, नॉर्मल हैमर से चोट लगाएंगे तो क्या होगा, उस पे इसके निशान आएंगे हैमर के, तो वहां पे हम लोग लकड़ी का हैमर यूज करते हैं जिससे उस पे निशान ना है। सॉफ्ट मेटल के अंतर्गत एक तरह से आता है ना। चलिए बॉल पिन हैमर क्या भाई, तो देखिए जब पिन इसकी बॉल जैसी बनी हुई सेम, देखिए तीनों मैंने ले रखा है यहाँ पे। ये इसका हैंडल इस तरह से होगा और पिन कैसे है, बॉल की तरह बना हुआ, तो बॉल पिन हैमर। इसका यूज कहाँ होगा, तो रिविट का हेड बनाने के लिए, रिविटिंग करने के लिए। जहां पर हम लोग रिविट बनाते हैं ना, रिविट की एक साइड हमारा क्या होता है, हेड बना होता है, दूसरी साइड हमारा टेल बना होता है। तो बाद में फिर हम लोग जॉब में लगाने के बाद इसको भी पीट करके क्या करते हैं, हेड टाइप का बनाते हैं। तो ये रिविटिंग करने के लिए बॉल पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि ये क्रॉस पिन हैमर होता है। यहाँ पे हमारा ये हैंडल है, हैंडल लगाने के बाद क्या होगा, ये देख रहे हैं पिन इसके क्रॉस में है, तो क्रॉस पिन हैमर एक दिशा में धातु को फैलाने के लिए। स्ट्रेट पिन हैमर, तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं हैंडल बना दूं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ देखिए हैंडल के क्या हो गया, हैंडल भी उधर ही और पिन भी उधर ही। इसका पिन क्या था, हैंडल के क्रॉस में था, लेकिन इसका पिन देखिए हैंडल के सीध में ही है। जैसे हैंडल है वैसे ही पिन भी है। जब पिन हमारी हैंडल के सीध में, दोनों एक ही सीध में है, तो स्ट्रेट पिन है हमारा। इसका यूज होता है कहीं कॉर्नर में चोट लगाने के लिए। कहा कहीं ऐसे कॉर्नर, अगर क्रॉस पिन वाला यूज करेंगे तो ऐसे आके टकरा जाएगा, कोने में नहीं लगेगा। स्ट्रेट पिन हैंडल के सीध में ही है, तो आराम से कॉर्नर में जा सकती है, तो कॉर्नर में चोट लगाने के लिए स्ट्रेट पिन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला है देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस। देखिए यहाँ पे चीजल का दिया हुआ, किसके बीच में पूछ रहा है, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष, जो छेनी की अक्ष है वो कौन सी है भाई, छेनी की अक्ष यही है ना, यह छेनी की एक्सिस है, छेनी की अक्ष, यह हमारा क्या है, छेनी की एक्सिस। छेनी की एक्सिस और जॉब की सतह, जॉब की सतह कहाँ है, तो देखिए हमारे कोई जॉब पे अगर कटिंग की जा रही होगी तो यहाँ से हमारा चिप्स निकलेगा, ये हमारी जॉब होगी, इस तरह से कटाई हो रही होगी, और यह जॉब की सरफेस होगी। ठीक है, जिसकी कटाई हो रही है जॉब, ये हमारा जॉब हो गया। तो जॉब पे जब ऐसे कटाई हो रही है तो जॉब की सरफेस, जॉब की सॉरी जॉब की जो सरफेस है और जो चीजल की अच्छे, इसके बीच का कोण पूछ रहा है। तो हमने बताया था आपको, इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव कोण होता है छेनी का ना। ठीक है, बाकी क्या है, तो रेक एंगल, तो देखिए चीजल का जो ऊपरी फेस होता है, चीजल के ऊपरी फेस, और यहाँ जहाँ पे कटाई कर रहे हैं यहाँ से लंबवत लाइन खींच लीजिए, दोनों के बीच का जो एंगल होता है यही हमारा गामा के द्वारा दिखाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रेक एंगल कहते हैं भाई। क्या बोला जाता है, रेक एंगल बोला जाता है, रेक एंगल। ठीक है, और चीजल के निचले फेस, चीजल के निचले फेस और जॉब के फेस के बीच ये वाला जो एंगल बना, इसको अल्फा से दिखाते हैं, और इसको हम लोग क्लियरेंस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। और चीजल के ऊपरी निचले फेस के बीच का जो एंगल बना हमारा, इसको बीटा से दिखाते हैं, और इसको हम लोग पॉइंट एंगल बोलते हैं, पॉइंट एंगल या कटिंग एज एंगल। ठीक है, तो ये सारे एंगल हो गए। यहाँ पे जो दिखाया गया था, पूछा था चीजल के एक्सिस और जॉब सरफेस के बीच जो एंगल बना, तो वो हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव कोण है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए फिर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा पढ़ने में मजा आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जा रही हैं कि नहीं हो रही है। बाकी और
यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ ये वीडियो बंद नहीं करना, इसके बाद तुरंत आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाइए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाने के बाद कमेंट करके बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।